हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सीबीएसई, आईसीएसई और टीवीएसई सारे बोर्ड में ये चैप्टर है जो है हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट के बारे में तो तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 मीन्स आज होगा फर्स्ट लेक्चर, जहां पर हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ थ्योरेटिकल बातें, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस के अंदर है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ होती है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। मैं आप लोगों के डाउट के ऊपर और एक वीडियो लेके अपलोड कर दूंगा। कोई हेजिटेशन, कोई मतलब तकलीफ, मतलब कोई भी हेजिटेट फील करने का जरूरत नहीं है। कैसा भी हो, कोई भी हो, प्रॉब्लम होने से बोल देना। अगर कुछ और बुक में या कहीं पर भी प्रॉब्लम मिलती है जो आप लोगों को समझने में तकलीफ होती है तो उसका फोटो खींच के इस नंबर पे भेज दो, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। और जो लोग मेरा चैनल पे न्यू है या मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो। हफ्ते में एक बार मैं क्लास 10 का वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो तुम लोगों को भी समझने में आसानी होगी और हम लोगों का सिलेबस भी एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट। तो करंट तो हम लोगों को पता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, मोबाइल फोन चल रहे हैं, इन सब में करंट है। करंट के बाद तो हम लोग थोड़ा बहुत सबको ही पता है। तो एक्चुअली करंट जानने से पहले हम लोगों को कुछ और बातें जानना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं हम लोगों का। मैं हर एक चीज समझाने से पहले नोट्स देता रहूंगा, आप लोग नोट्स कॉपी करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके जितना नोट्स हो पाएगा। एक साल के अंदर तो पूरा नोट्स खत्म मैं जरूर कर दूंगा। एक साल भी नहीं होगा, मतलब 6 मंथ के अंदर में मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो तुम लोग रेगुलर नोट करने से कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन करंट, डिफाइन करंट कॉमा पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा एंड रेसिस्टेंस, एंड resistance and state their SI unit, and state their SI unit। ठीक है, तो करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, चलो देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो है हम लोग का है करंट। तो उसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट, सिंपली डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, पर सेकंड इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या है हम लोगों को पता चल गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड
करंट मीन्स मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, इसमें से अगर चार्ज फ्लो होता है, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स पर यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही है हम लोगों का करंट। ठीक है, तो करंट का डेफिनेशन क्या होगा, मान लो इस कंडक्टर से टी टाइम में, यहां से यहां तक टी टाइम में हम लोग का क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, दैट मीन्स करंट इक्वल्स टू क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज बाई टाइम। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का करंट। तो इसका यूनिट क्या होगा करंट का, चलो देख लेते हैं इसका यूनिट। तो यूनिट ऑफ करंट इक्वल्स टू, ऊपर क्या है चार्ज है, तो ये होगा यूनिट ऑफ चार्ज, नीचे क्या है टाइम है, तो यूनिट ऑफ टाइम। ऐसे करके हम कोई भी चीज का यूनिट ला सकते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, टाइम का है टी और स्मॉल टी, तो कूलम पर सॉरी टाइम का है सेकंड, तो ये हो गया चार्ज का यूनिट कूलम पर सेकंड। इसको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं, वो है ए मीन्स एम्पियर। ठीक है, ए मीन्स एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या आ गया हम लोग का, एम्पियर आ गया। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे अभी, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, ब्रैकेट पे ए। तो चलो देखते हैं 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, तो करंट ये कब 1 होगा, क्यू भी 1 होगा, टी भी 1 होगा, तब जाके क्यू और टी अगर दोनों 1 होता है तब जाके आई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर डेफिनेशन का ये आता है, 1 एम्पियर इज द current, 1 ampere is the current if a charge of, if a charge of 1 coulomb flows, 1 coulomb flows through a circuit in 1 second, through a circuit in 1 second। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 1 कूलम। ठीक है, तो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर इज द करंट इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज कोई सर्किट के अंदर से 1 सेकेंड पे फ्लो होता है तो उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं पोटेंशियल क्या है। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि करंट क्या है, अभी देखेंगे पोटेंशियल क्या चीज है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, तो चलो पोटेंशियल क्या है देखते हैं। Potential at a point is defined, potential at a point is defined, potential at a point is defined as the amount of work done in bringing, as the amount of work done in bringing, amount of work done in bringing
a unit positive charge from infinity, a unit positive charge, a unit positive charge from infinity, a unit positive charge from infinity to that point, to that point. ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है? कोई भी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए हम लोग को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही है पॉइंट चार्ज। मतलब मान लो यहां पर हम लोगों को पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो एक चार्ज को बहुत दूर से जहां पर इन्फिनिटी है वहां से यहां तक लाने के लिए हम लोग को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा इसका पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आएगा? चलो ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा? W बाई क्यू मीन्स पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ पोटेंशियल इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ वर्क डन मीन्स जूल और यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स कूलम। तो जूल पर कूलम। ठीक है, इसको और एक बार लिख सकते हैं हम लोग वोल्ट मीन्स भी। ठीक है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा? यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट का डेफिनेशन। पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल इज said to be 1 volt. Potential is said to be 1 volt if 1 joule of work, if 1 joule of work क्या होगा? is done in bringing, is done in bringing, कहां से लाना पड़ेगा? इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इसी को बोलेंगे 1 वोल्ट और 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा? पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक चार्ज को यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट होगा 1 जूल और चार्ज का है कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने से अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो जो हम लोगों का पोटेंशियल आएगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है, कॉपी कर लो। अभी देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल देख लिया हम लोगों ने, अभी देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट में, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों का पोटेंशियल हम लोगों को पता है, तो इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वही होगा हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बिटवीन 2 points between 2 points is equal to the work done
is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to other. A unit positive charge from one point to other. दो पॉइंट मान लो ए और बी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मेजर करना है या डिफाइन करना है। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाने के लिए जितना वर्क डन हम लोग को करना पड़ेगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल के मामले में डेफिनेशन क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था वो होता था पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका भी यूनिट जो है वो भी वोल्ट है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट का डेफिनेशन तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट जो है लास्ट वाला, रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर to the flow of current, the obstruction offered to the flow of current by a conductor is called resistance. By a conductor or ion is called resistance. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? जब कोई कंडक्टर के अंदर से या कोई वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो जितना ऑब्स्ट्रक्शन उसको फेस करना पड़ता है, जितना मतलब तकलीफें उसको होती है फ्लो करने में, उसी को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज SI यूनिट ऑफ resistance is ओहम। ठीक है, तो 1 ओहम का डेफिनेशन क्या होगा? इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through a conductor, flows through a conductor when potential difference, when potential difference, when potential difference across its end, across its end is 1 volt. Resistance is said to be 1 ohm. 1 volt resistance is said to be 1 ohm. ठीक है, तो 1 ohm का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी कंडक्टिंग वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, अगर उसका 2 टर्मिनल पे 1 वोल्ट अप्लाई होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर जितना रेजिस्टेंस अप्लाई करता है वही होता है 1 ओम।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका 1 ओम का डेफिनेशन और रेसिस्टेंस ये हम लोग ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे तभी भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस? हाउ डज द रेजिस्टेंस of a wire, how does the resistance of a wire depend on its radius? Give reason for your answer. Give reason for your answer. ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आंसर दे दिया लॉजिकलेस तो हम लोगों का आंसर तो नहीं होगा, तुम्हारा आंसर का रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करो इसका आंसर ढूंढने की। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर कैसे वेरीज करता है उसका रेडियस से, चलो देखते हैं। रेजिस्टेंस वेरीज इनवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance varies inversely as area of cross section, as area of cross section, that is आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, दैट मीन्स जो वायर है वो होगा सर्कुलर वायर, मीन्स उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो होगा सर्कुलर। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होने से हम लोग का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है तो वो आर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दैट मीन्स रेडियस के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी पावर 2। दैट इज ए थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। ए थिन वायर हैज मोर resistance, that is a thin wire is more resistance but a thick wire has less resistance, but a thick wire has less resistance। ठीक है, keeping length of the wire same, keeping length of the wire same। ठीक है, अगर हम लोग वायर का लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं या सेम रखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके साथ, रेडियस के साथ। ठीक है, तो उसका रीजन ढूंढते हैं अभी, ऐसा क्यों होता है। रीजन, electrons collide more and more in thin wire. Electron collide more and more in thin wire as compared to thick, as compared to thick। Thick wire where pollution of loss, thick wire where pollution
इज लेस। इसको तो आसान से देखते हैं। मान लो ये एक वायर है, पतला वाला, चिकना वाला, ये एक वायर है, मोटा वाला, बिल्कुल मेरे जैसा। तो दोनों वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन पास होता है तब इसको देखो, कोलिशन बहुत ज्यादा होगा। सेम इलेक्ट्रॉन होने से इस पे कोलिशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर स्पेस जो है वो कम है, लेकिन मोटा वाला वायर में स्पेस जो है बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिशन कम होगा। इसलिए कोलिशन कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा कम होगा, और वहां पर कोलिशन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में कठिनाई आएगी। तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन, थर्ड वाला। आज 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट डे है, वरना बोरिंग लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ? हाउ डज the resistance of a metallic wire depends on its length? ठीक है, एंड टेम्परेचर, इसके साथ और एक जुड़ देते हैं, लेंथ एंड टेम्परेचर। चलो ठीक है, एक्सप्लेन विथ रीजन, यहां पर भी रीजन दिखाना पड़ेगा। एक्सप्लेन विथ रीजन, ठीक है। तो लेंथ के साथ कैसे डिपेंड होता है, 1 नंबर R proportional to L. That is, a longer wire offers more resistance. A longer wire offers more resistance. A longer wire offers more resistance because of larger number of collisions. Because of larger number of collision, larger number of collisions of free electrons than a shorter wire. Collisions of free electrons than a शॉर्टर वायर। यहां पर रीजन भी एक साथ हो गया। लार्जर वायर में क्या होता है, वायर जब इतना लंबा होगा तब कलिशन बहुत ज्यादा होगा, जब वायर इतना छोटा होगा तब कलिशन बहुत कम होगा, कलिशन करने का टाइम ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन घुस के निकल जाएगा। और लंबा वायर होने से घुसने के बाद कलिशन करता रहेगा, फिर निकलेगा, तो कलिशन ज्यादा होगा। इसलिए लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। Resistance of a wire increase with increasing temperature. Resistance of a wire increase with increase in temperature. Temperature increase करने से resistance भी इंक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ collisions increases, with increasing temperature.
with increase in टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या होता है देखते हैं। मान लो एक कंडक्टिंग आयर है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, मतलब बहुत ही गुस्सा आ जाता है इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मान लो तुम एक रूम पे बैठा हुआ है जहां पर एसी वेसी वगैरह है, अगर मैं अचानक से तुम्हारे पीछे फायर लगा दूं, आग लगा दूं, तो तुमको क्या होगा, गुस्सा आएगा और तुम छूटने की कोशिश करोगे, मतलब ये ऐसे ऐसे करके छूटने की कोशिश करेगा। तो ये एक्साइटेड होने से क्या होगा, इसका कोलिशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और कोलिशन इंक्रीज होने से हम लोग का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। और लेंथ का जो बात है, मान लो ये यहां से यहां तक का एक लेंथ है और दूसरा वायर का लेंथ है यहां से यहां तक का। ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो इन लोगों का कोलिशन बहुत ही कम होगा, या 2 या 3 बार या मान लो 10 बार। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करेगा वॉल पे, ये बहुत टाइम करेगा क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ये समझने के लिए और एक एग्जांपल है। मान लो यहां पर एक बड़ा सा बकेट है, तो अब हम लोगों ने यहां पर एक होल करके एक पाइप यूज किया। ठीक है, तो छोटा पाइप यूज करने से मान लो यहां पर पूरा ये बकेट पानी से भर्ती हुआ है। ठीक है, तो पानी से भर्ती होने से अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये पाइप छोटा होने से वाटर का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब पाइप के अंदर रेजिस्टेंस कम है जो वाटर को रोकने में काम आती है। तो रेजिस्टेंस कम होने से ये वाटर को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए वाटर जो है बहुत तेजी से बाहर आता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ही लंबा एक पाइप यूज करेंगे तब देखना कि वाटर का स्पीड धीरे धीरे कम नहीं लगेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसको फ्लो होने में तकलीफ दे रहा है, उसको रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका स्पीड कम होता जा रहा है। तो वैसे ही है, इस पाइप छोटा मतलब वायर छोटा होने से इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होता है, यहाँ पर वायर लंबा है इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होता है, तो इसलिए लंबा वायर का रेसिस्टेंस जो है ज्यादा होता है। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओहम्स लॉ के बारे में, फिर देखेंगे सेल मतलब बैटरी क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक मार देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टाटा।